हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित वैक्सीन जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन थी और उसके बाद डीएनए वैक्सीन किस प्रकार से बनाई गई और क्यों डीएनए वैक्सीन बाकी जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन वैक्सीन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी गाड़ी आगे चलती जा रही है और आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि यूपीएससी में पूछा गया, स्टेट पीसीएस में पूछा गया और पूछा जाएगा, वो है क्लोनिंग। और क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग एज वेल एज एनिमल क्लोनिंग। तो आइए इन दोनों विषयों को आज की क्लास में देखने का प्रयास करते हैं। तो क्लोनिंग क्या है, ये जानने से पहले हमें सेल का एक गुण जानना चाहिए। वो क्या है बच्चों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में कोशिश करेंगे क्लोनिंग पढ़ने की। क्लोनिंग दो तरह की होती है। एक होती है एनिमल क्लोनिंग और दूसरी होती है प्लांट क्लोनिंग। ठीक है बच्चों, एनिमल क्लोनिंग और प्लांट क्लोनिंग। क्लोनिंग का तात्पर्य क्या है पहले ये जान ले। जानते तो आप सब कुछ है, मेरा बताना फर्ज है इसलिए बता रहा हूं। क्लोनिंग जिस प्रकार का जीव, एनिमल अथवा पौधा यानी कि प्लांट हो, ठीक वैसा ही उत्पन्न करना, उसके जैसा ही बनाना इज क्लोनिंग। ठीक है। अब क्या करते हैं, क्लोनिंग में सेल लेते हैं और सेल को बनाते हैं एक पूरे ऑर्गेनिज्म में। आप देखें, ध्यान से देखें तो जो जीवन की शुरुआत होती है बच्चों, वो सिंगल सेल से होती है। एनिमल के केस में अगर देखें तो एग सेल और स्पर्म, जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है जाइगोट बनता है और ये जाइगोट फिर क्या करता है, डिवाइड करता है। सिंगल सेल होता है जाइगोट और ये सिंगल सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। कई सारे स्टेज होते हैं उसमें, मोरुला, गैस्ट्रोला इत्यादि इत्यादि, जो कि आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये जाइगोट डिवाइड करता है तो सिंगल सेल, डबल सेल में, टू सेल्ड स्टेज, और फिर ये टू सेल्ड फोर सेल्ड स्टेज में, और फोर सेल्ड स्टेज एट सेल्ड स्टेज में। सॉरी, एट सेल तो हो चुका है। ठीक है बच्चों, एट सेल्ड स्टेज में और सो ऑन सो फोर, फिर 16 सेल्ड स्टेज और उसके आगे ऐसे ही डिवाइड करते करते ये एम्ब्रियो बना लेता है और मोरुला पहुंचता है, ब्लास्टोला पहुंचता है, गैस्ट्रोला। ये स्टेजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब ये एम्ब्रियो बन के 14 दिन का होता है, 14 डेज एम्ब्रियो, ये 14 डेज याद रखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस एम्ब्रियो का यूज होता है क्लोनिंग में, स्टेम सेल रिसर्च में आगे देखेंगे। फिलहाल यहां जानने की कोशिश जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है बच्चों कि सिंगल सेल से मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म बन गया एक सेल से। क्यों? कुछ तो सेल के अंदर ऐसे प्रोग्रामिंग हुई होगी, कुछ इंफॉर्मेशन हुई रही होगी पहले से, जिसने उस सेल को प्रोग्राम किया कि तुम डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद किसी सेल ने दांत बनाए, किसी ने आंख बनाए, किसी ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाया, किसी ने नर्वस सेल बनाया। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं जब डीएनए पढ़ा रहे थे। दैट मीन्स वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर थी और एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दिया। यही बेसिस है बच्चों टिश्यू कल्चर की या फिर क्लोनिंग की, चाहे वो एनिमल क्लोनिंग हो या
प्लांट क्लोनिंग हो। सिंगल सेल के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए अथवा वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में डेवलप हो जाए। तो दो गुण मैं आपको लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पे, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि एक सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकती है अथवा एक सेल से ही कई सारे ऑर्गन सिस्टम बन सकते हैं। सेल के अंदर जो ये क्षमता होती है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाए, उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी यानी कि पूर्ण शक्तता। नाम से स्पष्ट है बच्चों कि इतनी शक्ति, पूर्ण शक्ति कि वह सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाए। सेल इनटू ऑर्गेनिज्म, ये टोटीपोटेंसी मैंने लिखा है। हो सकता है वाइट आ रहा हो लाइट के कारण, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। सिंगल सेल बदल जाए पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में, उस गुण को, सेल के कोशिका के उस गुण को कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटल पोटेंशियल टू डेवलप और टू ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। टोटल पोटेंशियल ऑफ अ सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। ठीक है बच्चों। दूसरा जो गुण होता है वो होता है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं बहुशक्तता। बहु नहीं है, याद रखिएगा, बहुशक्तता। बहु की शक्ति नहीं बल्कि बहुशक्तता। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में सिंगल सेल can be transformed into digestive system. Single cell can be transformed into nervous system. That single cell can be transformed into blood vascular system or any system whatever you are blessed with. एक सेल बन सकती है। क्या होता है, जब सेल डिवाइड करके 16 सेल स्टेज में होती है, उस समय प्रोग्रामिंग चल रही होती है, सेल से बातचीत चल रही होती है, आपस में मीटिंग कि तुझे क्या बनाना है, तुझे क्या बनाना है। अकॉर्डिंगली सेल डिवाइड होना शुरू करती है। तो उस समय सेल के अंदर प्लूरिपोटेंसी हो जाता है। एनिमल सेल की बात कर रहा हूं मैं। और प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल के किसी भी सिंगल सेल में हमेशा लाइफ लॉन्ग टोटीपोटेंसी होती है, यानी बहुशक्तता होती है। किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में लाइफ के किसी भी पार्ट पे टोटीपोटेंसी होती है, यानी कि एक सेल भी, उसके एंथर से एक सेल ले लो, उसके फ्रूट से एक सेल ले लो, रूट से ले लो, स्टेम से ले लो, कहीं से भी सिंगल सेल ले लो, यू कैन प्रोड्यूस अ होल प्लांट। यस, दिस इज ट्रूथ। और ये हम प्लांट टिश्यू कल्चर में करते हैं। सिंगल सेल से एक पूरे प्लांट को आप बना सकते हो, जिसे प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। हम आगे चल के देखेंगे। यानी कि प्लांट के किसी भी लाइफ लॉन्ग, किसी भी पीरियड में, वो 50 साल पुराना वृक्ष है या 5 दिन पुराना पौधा है, उसका सिंगल सेल पूरा का पूरा वृक्ष या पूरा का पूरा पौधा बना सकता है। उसमें ये शक्ति हमेशा होती है, लाइफ लॉन्ग, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों, एनिमल सेल में टोटीपोटेंसी कुछ समय के लिए होती है। जैसे कि अगर ह्यूमन के केस में देखें तो फर्टिलाइजेशन के 14 दिन का एम्ब्रियो जो होता है, उसके अंदर टोटीपोटेंसी होती है। वो कुछ भी बनाया जा सकता है उससे। वो 14 दिन के एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होती हैं, एक्चुअली उन्हें ही स्टेम सेल कहा जाता है, स्तंभ कोशिका कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो, दो चीजें जानें, टोटीपोटेंसी एंड प्लूरिपोटेंसी। टोटीपोटेंसी
प्लांट के केस में लाइफ लॉन्ग कभी भी किसी भी प्लांट का आप एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट बना सकते हो, लेकिन एनिमल के केस में टोटीपोटेंसी कम समय के लिए होती है, उसके बाद उसके अंदर टोटीपोटेंसी नहीं होती, प्लूरिपोटेंसी होती है। प्लूरिपोटेंसी भी कम समय के लिए होती है, जबकि प्लांट सेल में टोटीपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी दोनों किसी भी लाइफ लॉन्ग कभी भी सिंगल सेल से आप पूरे के पूरे प्लांट को बना सकते हो। अब देखना यह है कि हम क्लोनिंग में करने क्या जा रहे हैं, क्लोनिंग हुई कैसे। तो पहले चलिए आइए एनिमल क्लोनिंग की बात करते हैं, जिसमें डॉली का बनना देखते हैं। डॉली भेड़ थी। रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इयान विल्मुट, नाम याद रखिएगा, उन्होंने सबसे पहले एनिमल क्लोनिंग को ऑफिशियली किया और डॉली नाम की एक शिप बनाई गई। शीप, डॉली नाम की एक भेड़ बनाई गई। डॉली कहां बनती है, नाम याद रखिएगा, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे इयान विल्मुट एट ऑल, यानी एट ऑल का मतलब होता है इनकी टीम ने, इयान विल्मुट ने सबसे पहले एनिमल क्लोनिंग की। एनिमल क्लोनिंग हिंदी है जंतु क्लोनिंग, क्लोनिंग को क्लोनिंग ही कहेंगे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक शिप बनाई, शीप, एक भेड़ बनाई जिसका नाम डॉली था। इतनी बातें आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इयान विल्मुट, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड द ईयर वाज 1996। ये इंफॉर्मेशन नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे बनाई गई। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दूं। रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इयान विल्मुट और उनकी टीम ने 1996 में एक भेड़ बनाई एनिमल क्लोनिंग के थ्रू। कैसे बनाई, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूं बच्चों। एक शिप थी विच वॉज मदरशिप, और उसके अडर से, अडर का मतलब होता है थन, मेमोरी जो ऑर्गन है वहां से एक सेल लिया गया, सिंगल सेल। ठीक है बच्चों, अडर से एक सेल लिया गया और सेल का न्यूक्लियस था। ये चित्र बनाइएगा, आप सभी लोग फॉलो करते हुए बनाइएगा। दिस वॉज सेल फ्रॉम अडर, ये सेल था अडर सेल। और क्या किया गया बच्चों, इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया गया बाय यूजिंग माइक्रोपीपेट और माइक्रो इंजेक्शन। कैसे निकाल लिया गया बाहर, बाय यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन से इसे बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद क्या किया गया बच्चों, एक और शिप थी, ये शिप नंबर 1 थी, एंड नाउ द शिप नंबर 2। इससे एक एग सेल लिया गया, मैं इसको ग्रीन से बनाऊं। इससे एक एग सेल लिया गया, एग सेल में भी न्यूक्लियस होगा। फिर क्या किया गया, इस न्यूक्लियस को भी बाहर निकाल लिया गया और इसको नाली में गिरा दिया गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आपके पास क्या बचता है, एग सेल विदाउट न्यूक्लियस।
एग सेल विदाउट न्यूक्लियस। विदाउट न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया गया है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला, इस न्यूक्लियस को एग सेल में, जो इन्यूक्लिएटेड एग सेल है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस न्यूक्लियस को इस एग सेल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं बाय यूजिंग सेम माइक्रो इंजेक्शन और माइक्रो पीपेट। माइक्रो पीपेट, ठीक है। जब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो इस एग सेल के अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। आएगा कि नहीं? कौन सा वाला न्यूक्लियस? अडर सेल वाला न्यूक्लियस। इस शिप का न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट कर दिया गया दूसरे शिप के एग सेल में, जिसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। अब क्या होता है बच्चों, ये जो सेल है इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है एज अ स्टिमुलेंट, स्टिमुलस के रूप में। उसके बाद क्या होता है, ये जो एग सेल होती है ना, वो डिवाइड करना शुरू करती है, ठीक वैसे ही जैसे कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड होती। अब क्या होता है, यहां डिवीजन शुरू हो जाता है। डिवीजन, डिवीजन ऑफ एग सेल। वास्तव में देखा जाए तो ये अब एग सेल है क्या? एग सेल तो नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस आया है दैट न्यूक्लियस इज ऑफ 2n, डिप्लॉयड न्यूक्लियस आया है, डिप्लॉयड। जबकि एग का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड है क्या? आप परेशान हो गए होंगे, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं समझाता हूं। देखिए बच्चों, जो जर्म सेल्स होती हैं या रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, यानी कि स्पर्म और एग, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो सोमैटिक सेल, यानी कि जो शरीर के निर्माण में बाकी कोशिकाएं हैं, वो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, उससे आधी होती हैं। तभी तो 23 गुणसूत्र मां का और 23 गुणसूत्र पिता का मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, और वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। यानी कि स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉयड कंडीशन में है। वही तो मैंने यहां किया। यहां देखिए ये एग है, वो हैप्लॉयड कंडीशन में है, लेकिन जो अडर का सेल है, जो इस शिप के थन का जो सेल था, वो तो वेजिटेटिव सेल था, बॉडी सेल था, तो वो क्या होगा? दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। उसमें गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो वेजिटेटिव सेल है, वो बॉडी सेल है, और यहां एग क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सेल है। रिप्रोडक्टिव सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉयड, और ये डिप्लॉयड। अब यहां देखिए जरा, ये न्यूक्लियस जब आप ला रहे हैं यहां पे, तो ये न्यूक्लियस हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड? दिस इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड न्यूक्लियस को आपने यहां ट्रांसप्लांट कर दिया। अब क्या होता कि ये एग अगर किसी स्पर्म से फर्टिलाइज करता तो ये कंडीशन बनती, डिप्लॉयड कंडीशन बनती, लेकिन यहां आपने बाय यूजिंग माइक्रोपिपेट और माइक्रो इंजेक्शन आपने इस न्यूक्लियस को यहां ट्रांसप्लांट किया। नाउ दिस एग सेल विल बिहेव लाइक डिप्लॉयड सेल, डिवीजन ऑफ एग सेल, बट दिस इज लाइक जाइगोट। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? डिवीजन शुरू हो गया। जाइगोट, जैसे जाइगोट का डिवीजन होता वैसे यहां सोमैटिक न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हुआ। डिवीजन शुरू हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो जैसे ही बना, इस एम्ब्रियो को, दिस एम्ब्रियो, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया सरोगेट मदर में, इस मदर में। दिस एम्ब्रियो
गेट ट्रांसप्लांटेड टू दिस शिप, इसको कहेंगे सरोगेट मदर। सरोगेसी पे भी हम लोगों को चर्चा करनी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बच्चों। फिलहाल ये जो एम्ब्रियो था जो कि डिवीजन शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एज अ स्टिमुलस, इस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर के वोम में, उसके गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया गया और जेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद डॉली का जन्म होता है। आफ्टर जेस्टेशन पीरियड डॉली वॉज बॉर्न। कब बॉर्न करती है? 1996 में। और डॉली वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमल क्लोनिंग। आर यू गेटिंग दिस? मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एनिमल क्लोनिंग पहली बार 1996 में रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इयान विल्मुट और उनकी टीम ने किया, जिसमें उन्होंने एक मदरशिप ली, उसका अडर का सेल लिया और उस सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया गया जो डिप्लॉयड था, द्विगुणित था। उस न्यूक्लियस को दूसरे शिप के एग सेल, जिसका न्यूक्लियस ऑलरेडी बाहर निकाल के फेंक दिया गया था, खाली एग सेल में उस न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट किया गया और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया एज ए स्टिमुलस ताकि वो डिवाइड करे। और अच्छी बात ये रही, डिवीजन शुरू हो गया। चूंकि ये जो न्यूक्लियस था बच्चों वो डिप्लॉयड था और जब डिवीजन हुआ तो ये जो सेल बने वो डिप्लॉयड सेल बने, जैसे सिंपल जाइगोट डिवीजन में बनते हैं, और एम्ब्रियो बना। इस एम्ब्रियो को पुनर्स्थापित किया गया सरोगेट मदर में, उसके वुम में, उसके गर्भाशय में, और जेस्टेशन पीरियड के पश्चात, यानी जितने समय में बच्चा मैच्योर होता है मां के गर्भ में भेड़ का, उस समय के पश्चात जन्म होता है डॉली का, जो कि किसकी क्लोन थी? जो कि इस भेड़ की क्लोन थी। सो माइंड माय वर्ड्स, जो कि ये वाली जो भेड़ है ना, उसकी क्लोन थी ये डॉली। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस यानी इंफॉर्मेशन सेंटर, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इसके, जैसे उसके हेयर होंगे, आंखें होंगी, एवरीथिंग वॉट एवर दिस शिप कंटेन इज टोटली ट्रांसफर्ड in this sheep, and hence the dolly is the clone of ship 1. Now I think you have got this इंफॉर्मेशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे चले हम लोग। ठीक है बच्चों, ये था एनिमल क्लोनिंग। और जैसे ही पहली एनिमल क्लोनिंग हुई, पूरी की पूरी बाहर ही आ गई क्लोनिंग की, हर आदमी क्लोनिंग करने लगा। इंडिया वाले पीछे क्यों हटते? इंडिया में भी क्लोनिंग शुरू हो गई। कहाँ शुरू हुई? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा। 2 बार इसलिए नाम लिया कि आपके दिमाग में चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि इंस्टीट्यूट दिए होते हैं और इंस्टीट्यूट के शहर दिए होते हैं, आपको मिलान करना होता है। तो कहाँ पे? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इट इज सिचुएटेड इन करनाल, और मेडल के राज्य हरियाणा। हरियाणा, बहुत इज्जत करनी चाहिए हरियाणा की। पूरे भारत की इज्जत खेलकूद में यही राज्य बचाता है। तो थैंक यू हरियाणा, जो भी स्टूडेंट हो हमारे हरियाणा के। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में खूब सारी क्लोनिंग होने लगी। जो जो मैं नाम लिखूंगा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एनडीआरआई में जो पहली क्लोनिंग हुई थी 2009 फरवरी
फरवरी 2009 में समरूपा नाम की एक भैंस बनाई गई थी। ये क्या थी बच्चों? भैंस थी, जो क्लोनिंग से तैयार पहली भारत की भैंस थी समरूपा। फिर बनी है गरिमा, वो भी फरवरी, एक मिनट डेट देख लूं, नहीं सॉरी, जून 2009, जून 2009 में गरिमा बनाई गई हैं, देश की गरिमा। अगेन बफेलो वाज द एनिमल। उसके बाद गरिमा 2 बनाई गई हैं अगस्त 2009 में, अगस्त 2009 में गरिमा 2। अगेन ये भैंस थी। और एक हम लोग को देख करके हमारा जो पड़ोसी है सऊदी अरेबिया, वहाँ भी एक एनिमल की क्लोनिंग हुई। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में किसकी क्लोनिंग हुई होगी, क्वेश्चन यही आया था। एंड द एनिमल नेम वॉज इंजाज। इसकी क्लोनिंग सऊदी अरेबिया में होती है। इट वॉज फर्स्ट, अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे, क्लोन्ड कैमल। इट वॉज फर्स्ट क्लोन्ड कैमल। तो ये कुछ नाम है जिसको याद रखिएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, जहाँ पे समरूपा, गरिमा, गरिमा 2 ये बनाई गई। और इनको जो है भारत में पहली बार निर्माण हुआ इनका क्लोनिंग के थ्रू, एनिमल क्लोनिंग के थ्रू। और एक इंजाज नाम का ऊंट बनाया गया सऊदी अरेबिया में, दुबई। तो इट वॉज इन न्यूज़, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द नेम। और पूरे विश्व में इस तरह के एनिमल क्लोनिंग होने लगे। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि एनिमल जो क्लोन हुए थे उनमें कुछ कमियां देखी गई। कमी क्या देखी गई? कमी ये देखी गई कि जो मदर की एज थी, लगभग शारीरिक जो एज थी उसके बढ़ने के बाद, वयस्क होने के बाद, वो स्थिति उसके मदर जैसी ही थी। मेरा कहने का मतलब है, अगर भेड़ की उम्र 20 साल होती है, जिसमें अगर उसके माँ की उम्र 10 साल बीत चुकी थी, तो गरिमा जब 10 साल की हुई उससे पहले ही वो मर गई। सॉरी, डॉली, क्योंकि उसके अंदर जो उसके बॉडी की एज थी वो एक्चुअली उसके माँ की एज थी। साथ ही साथ बहुत सारी जिससे उसकी माँ ग्रसित थी वो डॉली को पैदा होते ही हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एज में वेरिएशन नहीं आया, या यूं कह लीजिए जो स्थितियां थी उस समय की लगभग वही स्थिति थी क्लोन की। तो पूरे विश्व में लगभग क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग को बैन किया गया। ये आप एथिकल इश्यूज में बता सकते हैं। साथ ही साथ जो गॉडली अफेयर्स हैं उसको न छेड़ा जाए, इसलिए एनिमल क्लोनिंग को बैन किया गया। उसके बाद अगर देखें आप, तो अगर एनिमल क्लोन बनने लगे तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका क्लोन बना दिया जाए। उससे जो जीवन की सुंदरता है, जीवन नश्वर है, एक दिन खत्म होना है, वो खत्म होगी बच्चों। और एक ही व्यक्ति हमेशा डाइवर्सिटी जो है, एक डाइवर्सिटी हमारी जो है ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए वो हैम्पर होगी। तीसरी बात, एनिमल क्लोनिंग करने के बाद, अगर ह्यूमन क्लोनिंग हम कहते हैं, उसको करने के बाद देखें तो जो ह्यूमन का वैल्यू है, जो एक व्यक्ति के जीवन की वैल्यू होती है, वो कम हो जाएगी। पता चला बहुत अच्छे जो सोल्जर्स हैं, बहुत ही ताकतवर और फिट सोल्जर्स हैं, उनके क्लोन बनाए जाएंगे और उस क्लोन को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के मैदान में यूज़ किया जाएगा एक सोल्जर की तरह। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी को ये बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था, इसलिए एनिमल क्लोनिंग को बैन किया गया कि इस रूप में एनिमल क्लोनिंग नहीं की जाएगी। इस क्लोनिंग को रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं बच्चों।
ह्यूमन के केस में, और जो क्लोनिंग की जा सकती है उसको थेरेप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग स्टेम सेल रिसर्च पढ़ेंगे। तो ये तो बात रही क्लोनिंग की, एनिमल क्लोनिंग की। तो आइए चलते हैं हम लोग ज़रा देखें प्लांट के अंदर क्लोनिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटीपोटेंसी प्लांट के सेल में हमेशा होती है। किसी भी एज में किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर आप सेल ले लो, उसको आप ग्रो करा सकते हो पूरे प्लांट में। ये आंखों देखी बात है बच्चों, हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, और टिश्यू कल्चर टेक्निक उसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो आइए ज़रा देखते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है। टिश्यू कल्चर टेक्निक हिंदी में कहते हैं ऊतक संवर्धन। संवर्धन तकनीकी, ऊतक संवर्धन तकनीकी। अच्छा बच्चों, एक सेल है, इस सेल को ग्रो करके एक ऑर्गेनिज्म बनने में, मुझे लग रहा है यहां ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर से, ऊतक संवर्धन ऊतक संवर्धन तकनीकी, टिश्यू कल्चर टेक्निक। एक सेल है, एक कोशिका है, इस कोशिका को पूरे ऑर्गेनिज्म बनने के लिए आपने देखा कि डिवीजन होना जरूरी है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि बच्चों डिवीजन होने के लिए क्या जरूरी है? तो आप कहोगे सर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, उनकी सूचनाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए, तुझे बनाना क्या है तो वो बन जा। फिर मैं पूछूंगा बच्चों क्या सूचनाएं सिर्फ मिल जाए तो डिवीजन होगा? तो आप सोच में पढ़ोगे, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि डिवीजन की सिर्फ सूचनाएं अगर मिले तो डिवीजन होगा क्या? बिना खाए पिए तो काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स न्यूट्रिशन चाहिए, भूखे भजन न होए गोपाला, ठीक वही बात। यहां पे सेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस सेल को अगर मिनरल्स, ग्रोथ हार्मोन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो ये ग्रो नहीं करेगा। यानी इसको हमें मिनरल, ग्रोथ हार्मोन और न्यूट्रिएंट बाहर से देना होगा, क्योंकि हम टिश्यू कल्चर आर्टिफिशियली कर रहे हैं। मेरी फिर से बात सुनिए, सिर्फ सूचनाएं जो कि इसके डिवीजन का आधार थी जरूरी हैं, लेकिन वो सूचनाएं अकेले इस सेल को 2 सेल में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऐसे मिलियंस ऑफ सेल में बदलने के लिए पूर्ण नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सेल जब डिवाइड होती है तो उसका मास बढ़ता है। वो मास कहाँ से आता है? न्यूट्रिएंट से आता है, वो मास मिनरल से आता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए होता है। तो कहने का मतलब इसको खाना चाहिए होगा, तभी तो ये ग्रो करेगी। दैट मीन्स कि आप कल्चर जो करते हैं, कल्चर यानी जो आप ऊतक को संवर्धित करते हैं, उस कल्चर में आपको चाहिए होता है फूड, फूड टू ईट। किसको? सेल को। उसमें आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, उसको देने के लिए आपको मिनरल चाहिए होता है, और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन। आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन इत्यादि इत्यादि ग्रोथ हार्मोन हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो उसके बढ़ने में सहायक होते हैं या उसके बढ़ने की रेट को कैटलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि कल्चर
मीडियम जो आप बनाओगे वो क्या उसमें चाहिए, उसमें चाहिए फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो जो कल्चर मीडियम आप बनाते हो, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, जिसमें उस सेल को सस्पेंड करते हो और कुछ दिनों बाद वो सेल वहीं कल्चर मीडियम से सब कुछ एब्जॉर्ब करके बढ़ना शुरू करता है, कैलस बनाता है, कैलस से प्लांटलेट्स बनते हैं और वो प्लांटलेट्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं अभी सारी वो आपको दिखा दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बता दूंगा यहाँ पे। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ये जो कल्चर मीडियम बनाते हैं जिसमें एक सेल ग्रो करते हैं, एक सेल को पूरे के पूरे प्लांट में बदलना है, तो उसके लिए आवश्यक होता है बच्चों फूड, न्यूट्रिएंट, मिनरल, ग्रोथ हार्मोन। इसके साथ साथ आपको आवश्यकता होती है कंड्यूसिव कंडीशंस की, कंड्यूसिव कंडीशंस, यानी कि ऑप्टिमम कंडीशन, यानी कि अनुकूलित दशाएं, अनुकूलित दशाएं, यानी जो भी वहां दशाएं हैं, जो लैब कंडीशन की दशा है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम रेंज में होनी चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, प्रॉपर एयरेशन होना चाहिए, वहाँ का प्रेशर ऑप्टिमम, वहाँ की लाइट ऑप्टिमम होनी चाहिए। इसको इसीलिए तो आर्टिफिशियल लैब कंडीशन कहते हैं, जो आप लैब में उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपको क्या चाहिए, कंड्यूसिव कंडीशन, यानी टेम्परेचर प्लस लाइट प्लस एयर, ये सारी चीजें चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारी चीजों के होने के बाद इस कल्चर मीडियम में जो कि क्या है, फूड है, तो इस सेल के लिए तो फूड है ही, ये फूड बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अट्रैक्ट करेगा कि आओ तुम भी खा लो। तो इसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, और इस फूड को खाने लगेंगे, इस सेल को नहीं मिलेगा। इस केस को कहते हैं कंटामिनेशन। समझते रहिएगा, कंटामिनेशन, यानी कि आपको कंटामिनेशन भी चेक करना है, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातों को आप जो है या तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लें, तो मैं आगे चलूं। एक सिंगल सेल को पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने के लिए आवश्यकता होती है डीएनए में निहित सूचनाओं की, साथ ही साथ खाने की, न्यूट्रिएंट की, मिनरल की और ग्रोथ हार्मोन की। उसके बाद ऐसी कंडीशन जो ऑप्टिमम हो, जो अनुकूलित दशाएं हो, वो चाहिए होती हैं, जिसको आप लैब कंडीशन कहते हो। यानी टेम्परेचर उपयुक्त होना चाहिए, लाइट और प्रॉपर एयरेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये सारी चीज़ें जहां आप करते हो वहां कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया, फंजाई या जो भी कंटामिनेटेड ऑर्गेनिज्म है, यानी स्टरलाइजेशन कंडीशन, स्टरलाइज्ड कंडीशन वहां पे मेंटेन करनी चाहिए। तो वहां पे टिश्यू कल्चर आप करते हो। तो इसको आप देख ले, फिर आगे मैं ले चलता हूं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आपने तैयार कर लिया है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट है, कल्चर मीडियम में पानी वानी भी होगा सेल को जीवित रखने के लिए, और साथ ही साथ उस कल्चर मीडियम को आपने कंटामिनेशन फ्री रखा है। तो ये रहा आपका कल्चर मीडियम, जिसमें क्या क्या पड़ा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ये नोट कर लीजिए, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। जरूरी नहीं कि आपको याद रहे, मैं बता रहा हूं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में चाहिए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जिनकी आवश्यकता प्लांट को कम होती है, ट्रेस अमाउंट में होती है, उनकी क्या स्थिति है बच्चों? दे ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। मिला मत दीजिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में होते हैं कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, सेलेनियम, एल्यूमिनियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट देख लो बच्चों। कॉपर, तांबा, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल, सेलेनियम और एल्यूमिनियम, ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो क्यों? बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, सो दे आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। And macronutrient, they are required in large amount, much larger than these micronutrients, so they are called as macro। ठीक है बच्चों, कल्चर मीडियम में माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फूड प्लस मिनरल प्लस पॉसिबल न्यूट्रिएंट, जो कुछ भी आप इसको कह लीजिए, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। फूड ही है एक्चुअली, फूड में ही मिनरल प्लस न्यूट्रिएंट होते हैं, एंड दे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूट द कंपोनेंट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये है कल्चर मीडियम, जिसमें फूड के रूप में ये डाला जाता है। फूड के बाद मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन भी डाले जाते हैं। वृद्धि हार्मोन में पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है बच्चों, ये ग्रोथ हार्मोन ऐड किए जाते हैं टिश्यू कल्चर में। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा इथाइलिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है, जो फ्रूट राइपनिंग यानी फलों के पकने में सहायक होता है। जनरल साइंस में आपको बताया गया होगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन ग्रोथ हार्मोन रिस्पेक्टिव अमाउंट जितने की आवश्यकता हो कल्चर मीडियम में ऐड कर दिए जाते हैं। दिस इज कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए बच्चों, तो ये उस सेल को बढ़ने के लिए आवश्यक जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी खाना है, वो आप प्रोवाइड करते हो आर्टिफिशियल कंडीशन में। ठीक है, और ये इंश्योर करते हो कि ये सारा कुछ स्टरलाइज्ड हो, यानी यहाँ पे कोई भी अदर पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर फंजाई हो, आए नहीं। उसके लिए आप हीपा फिल्टर यूज़ करते हो, उसके लिए आप लैमिनर फ्लो यूज़ करते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट से स्टरलाइजेशन कंडीशन मेंटेन करते हो। तो ये चीज़ें आप चाहो तो लिख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दीज यू नीड टू मेंटेन स्टरलाइज्ड कंडीशन। स्टरलाइज्ड कंडीशन, स्टरलाइज्ड कंडीशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी और पैथोजन अलाउड नहीं है। पैथोजन कोई भी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो कि ये फूड खा ले और आपका जो सेल जिसको आप ग्रो कराना चाह रहे हो वो न कर पाए। तो आप स्टरलाइज कंडीशन यूज करते हो बाय यूजिंग हीपा फिल्टर। हीपा फिल्टर बाय यूजिंग लैमिनर फ्लो
बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो इसमें आप लैमिनर फ्लो में ही हीपा फिल्टर लगा होता है, साथ ही साथ उसी में अल्ट्रावायलेट लाइट लगी होती है। आप स्टरलाइज कंडीशन में ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हो। इसमें जो बच्चों हीपा फिल्टर है ना, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, वो आपके साइंस टेक में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर रीजन में एयर पोल्यूशन ज़्यादा था, तो एयर प्यूरीफायर बिकने शुरू हो गए थे। तो जो एयर प्यूरीफायर्स हैं वो एक्चुअली हीपा फिल्टर से बने होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। एक पर्टिकुलर जो पार्टिकुलेट मैटर का साइज होता है उसको ये छान के रोक देता है और एयर को प्यूरिफाई करता है। तो दिस इज अ नीड ऑफ आवर, सो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एयर प्यूरीफायर। फिलिप्स वगैरह ने एयर प्यूरीफायर बना के खूब जम के बेचे हैं, बिक रहे हैं, जो कि कमरे में रख दिए जाते हैं और इंडोर एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो हम लोग मिसलेनियस जब पढ़ेंगे और करंट इश्यूज जब पढ़ेंगे, करंट अफेयर साइंस टेक से रिलेटेड, उसमें मैं हीपा फिल्टर एयर प्यूरीफायर को इन डिटेल लेके आऊँगा। यहाँ आपको इशारे के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो आपने तैयार कर लिया कल्चर मीडियम और आपने तैयार कर लिया लैब कंडीशन, और जैसे ही आप इस कल्चर मीडियम में उस सेल को सस्पेंड करते हो, आफ्टर फ्यू डेज, माइंड माई वर्ड्स, वो सेल डिवाइड करने लगता है। और ये आंखों देखी है, आप YouTube पे टिश्यू कल्चर टेक्निक की वीडियो डाल देना, आप उसे देख सकते हो। और सेल डिवाइड करके मल्टीपल सेल का एक क्लम्प बना लेता है, जिसे कैलस कहते हैं। ठीक है बच्चों? और फिर वो कैलस धीरे धीरे ग्रो करता है एम्ब्रियो में, और वो एम्ब्रियो पूरे के पूरे प्लांटलेट में ग्रो कर जाता है। आइए देखते हैं आगे, कुछ चित्र के माध्यम से बनाने का मैं प्रयास करूंगा। टिश्यू कल्चर टेक्निक में आप क्या करते हो, ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडियम होता है, और इस कल्चर मीडियम में, ये कल्चर मीडियम बच्चों, इस पे सिंगल सेल या कुछ सेल्स आप यहां पे रख देते हो। आफ्टर नंबर ऑफ डेज, आई थिंक 10 डेज, ये जो टेस्ट ट्यूब में आपने कल्चर रखा है ये डिफरेंशिएट होता है और इर्रेगुलर मास ऑफ सेल बनाता है। ऑफ वाइट क्रीम कलर का इर्रेगुलर मास ऑफ सेल डिवाइड होने के बाद इसको कहते हैं हम कैलस। और फिर कुछ दिन बाद इसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर सनलाइट को सिमुलेट करते हो आप, दुनिया भर के एलईडी बल्ब लगा करके, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करते हो, एयरेशन मेंटेन करते हो, और उसे स्टरलाइज रखे रहते हो। तो कुछ समय के बाद इस कैलस से एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो प्लांटलेट बना लेता है बच्चों। और प्लांटलेट जब बन जाता है तो पिक्यूलियर आपको जड़ें दिखाई पड़ेंगी, छोटे से प्लांटलेट, और तना होगा जिसमें पत्तियां निकल रही होंगी। दिस इज कॉल्ड एज प्लांटलेट। सिंगल सेल से जस्ट इमेजिन कई सारे प्लांटलेट्स आप बनाते हो। और फिर क्या करते हैं, इस प्लांट्स को सीधे ले जाके खेत में नहीं लगाते, क्योंकि ये प्लांट लैब कंडीशन में बना है, ऑप्टिमम कंडीशन में बना है। अगर आपको सीधे उठा करके ब्लैक कैट कमांडो में बना दिया जाए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट कंडीशनड। आप बहुत आराम से बैठ के कमरे में पढ़ रहे हो, और ब्लैक कैट कमांडो बनने के लिए एक बड़ी ही खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना होता है। तो इसको अब ब्लैक कैट कमांडो बनाना है, इसलिए इसे एक
ट्रेनिंग से गुजारना पड़ता है, जिसको साइंस में कहते हैं हार्डनिंग। और जब इसकी हार्डनिंग हो जाती है बच्चों, तो फिर ये लैब से फील्ड में ले जाया जाता है, लैब से फील्ड में ले जाते हैं। ये था बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है। एक सिंगल सेल को आप एक पूरे प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बिकॉज ऑफ टोटिपोटेंसी बाय यूजिंग आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम एंड आर्टिफिशियल लैब कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा, प्लांट तो वैसे भी ग्रो करते हैं, ऐसा क्या कर देगा टिश्यू कल्चर जिससे कि आपने इसको पढ़ाया हमें और हमें मजबूर किया कि आप पढ़ें इसे, क्योंकि यूपीएससी में पूछता है। तो ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब तक मिटा रहा हूँ आप सोचते रहिए कि टिश्यू कल्चर कैसे हेल्पफुल होगा, कितना हेल्पफुल होगा और क्यों हेल्पफुल होगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। वैसे तो मैं बता ही दूंगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सोच लिया होगा और पहुंच भी गए होंगे कि आप बता सकें कि सर प्लांट टिश्यू कल्चर इज द बैकबोन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट टिश्यू कल्चर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की रीढ़ है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप बना सकते हो। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप बना सकते हो। क्यों ऐसा करोगे समझ लेना, लिख तो अपने आप लोगे। जैसे मान लो आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बना लिया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बनाया। अब गोल्डन राइस को या बीटी कॉटन को जब आपने बनाया तो आपके पास कितने सीड बने होंगे? 1000-2000 सीड, उससे ज़्यादा तो बने नहीं होंगे तुरंत। अभी बनाया, एक जनरेशन आपने वेट किया, उसको लगाया, 10 सीड बनाए होंगे, 10 सीड लगाया, एक जनरेशन वेट किया, 10 सीड से 10 पौधे बने होंगे, 10 पौधे में 5 बचे होंगे, 5 खत्म हो गए होंगे। उस 5 सीड से मान लीजिए 500 सीड बने। अगले जनरेशन में फिर आपने उससे 100 किया, उसमें 250 मर गए और 250 पौधे बचे। उससे मान लीजिए आपने 5000 सीड बनाए। फिर उस 5000 सीड को आपने 100 किया अगले जनरेशन में, तो आपके पास 50000 सीड हुए। आपको 4 जनरेशन 5 जनरेशन यानी 5 साल टाइम लगा गोल्डन राइस की 50,000 सीड बनाने में। 50,000 सीड होते कितने हैं? हार्डली आप अगर एक बड़ा सा बाउल ले लो तो उसमें जो धान की संख्या होगी 50,000 होगी। तो क्या उसको मास बेस पे आप प्रोड्यूस कर पाओगे? उसको क्या कृषि के लिए दे पाओगे? तो मास बेस प्रोडक्शन के लिए टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। गोल्डन राइस के 10 सीड्स मिले और इस 10 सीड से आपने मान लीजिए 2 प्लांट बना पाया। आप 2 प्लांट बने जिससे फ्रूट बनते हैं, उसको आपने बो दिया। इस 2 प्लांट में बिलियंस ऑफ सेल हैं, बिलियंस, और आप उन बिलियंस ऑफ सेल्स को टिश्यू कल्चर के माध्यम से ग्रो करा दिया। इस बिलियंस ऑफ सेल को जब आप ग्रो कराएंगे तो लैक्स ऑफ प्लांटलेट तो बनेंगे ही बनेंगे, ना लैक्स बनेंगे, 50,000 तो बनेंगे ही। विद इन 30 डेज, 30 दिन में आपने बना लिए 50,000। ये हाइपोथेटिकल है, ये सैद्धांतिक नहीं है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। 30 डेज में आपने बना लिए 50,000 प्लांटलेट्स। आप उसे सो कर दोगे, अगले जो प्लांट बनेंगे उसके फिर बिलियंस ऑफ सेल को टिश्यू कल्चर के थ्रू आपने प्रोड्यूस किया, ट्रिलियंस से भी कहीं ज्यादा। विद इन 2 मंथ आपके पास हो जाएगा, जो कि आपको 5 साल लग रहे थे सीड प्रोड्यूस करने में, आपने उसे 2 महीने में कर लिया। जस्ट इमेजिन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। 5 साल का समय 60 दिन में,
मैंने हाइपोथेटिकल ये एग्जांपल लिया है, बट यस इट इज वेरी क्लोज टू दिस हाइपोथेसिस, हो सकता है इससे भी जल्दी हुआ हो। दैट्स व्हाई टिश्यू कल्चर टेक्निक इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं, ये तो एक बात रही। कुछ प्लांट होते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब वो केवल एक बार फ्लावर देते हैं और बहुत दिनों के बाद देते हैं। एक बार फ्लावर दें और बहुत दिनों के बाद दें और उनका कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो जाए तो फिर बात आती है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक आप करो। क्यों? क्योंकि वो जब फ्लावर देंगे, अगली जनरेशन आएगी, उससे पहले ही हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत सारे वैसे प्लांट बना सकेंगे जिसको हम मास बेस पे यूज़ कर सकेंगे। तो बच्चों, जब कभी मास बेस पे यूज़ करने की बात आती है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ टिश्यू कल्चर बहुत हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज हो, दूसरी बात मैंने बता दी, तीसरी बात है अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसको अगर आपने, एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज कोई है, अगर आपने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, कंजर्व नहीं किया, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। एक्सटिंक्ट होने का मतलब इसके साथ जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चाहे वो मेडिसिनल वैल्यू हो, एस्थेटिक वैल्यू हो, चाहे उसका रोल हो इकोसिस्टम में, वो सब खत्म हो जाएंगी। कई सारे अगर प्लांटलेट्स बनाने हो, वहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज होगी। सो यू कैन कोरिलेट दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक विथ एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन बायोलॉजी एज वेल एज मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये टिश्यू कल्चर टेक्निक आपको पसंद आई होगी। आगे की क्लास, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या गुल खिलाता है बायोटेक्नोलॉजी आपको। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।